Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So our course Fundamentals of Computational Chemistry CHM 735, and after introduction which I have introduced last time, now I will move towards the methods. So मेथड्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स, एंड देन उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स. सो मूव टुवर्ड्स मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स. सो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स, सबसे पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं और फिर वन बाय वन हम इस डिस्क्रिप्शन को जो है वो फिर मैं आपको समझाती हूँ. Molecular mechanics use equations based on classical physics to calculate force fields. Atoms treated as spheres, bonds are treated as springs, and electrons are ignored. It assumes that the total potential energy of the molecule is given by sum of all the energies of attractive and repulsive forces between atoms in structure. Molecular mechanics is based on a model of a molecule as a collection of balls, means atoms, held together by springs, means bonds. If we know the spring lengths and angles between them and how much energy it takes to stretch and bend the springs, we can calculate the energy of a given collection of balls and springs, optimizing its geometry. ओके, तो जो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स है ये जो डील करता है ज्योमेट्री को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, तो इसका मेथड बहुत सिंपल है. ठीक है, ये क्लासिकल फ़िज़िक्स को फॉलो करता है और ये फ़ोर्स फील्ड कैलकुलेट करता है. फ़ोर्स फील्ड क्या होती है ये हम आगे जाके अभी इसको मैं मज़ीद क्लियर करती हूँ कि फ़ोर्स फील्ड क्या होती है. अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये मॉलिक्यूल को इस तरह ट्रीट करता है कि ये सिर्फ एटम्स को देखता है, जिसको ये लेता है एज स्फेयर्स. ठीक है, और फिर ये बॉन्ड्स को एज स्प्रिंग्स जो है वो काउंट करते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, तो जब एटम्स और बॉन्ड्स को सिर्फ देखा जाएगा लाइक स्फेयर्स विच आर कनेक्टेड टू स्प्रिंग, ठीक है, तो उसमें फिर होगा क्या, उस तरह फिर जब हम इस तरह लेंगे तो फिर किस तरीके से हम एक मॉलिक्यूल को सपोज़ कर रहे हैं और सपोज़ करने के बाद उसको हम डील कर रहे हैं और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं. इसके लिए क्या होता है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जो होती है उसको फिर मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स किस तरह कैलकुलेट करती है, जबकि वो अज्यूम कर रही है एटम को एज स्फेयर्स एंड बॉन्ड्स को एज स्प्रिंग्स और इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर कर रहा है. तो इसमें वो फिर एक मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंट एनर्जीज़ में ब्रेक कर देती है. ठीक है, वो डिफरेंट एनर्जीज़ जो हैं वो हम पहले ब्रेक कर देते हैं कि जी जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और उसके बाद हम कह देते हैं जितनी भी रिपल्सिव फोर्सेस है बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको सम करते हैं और जितनी भी रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनको सम करते हैं, एंड देन उन सब को सम करके हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करते हैं. तो एज अ होल अगर हम इसको समराइज़ करें तो क्या बनता है, मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स इज़ बेस्ड ऑन अ मॉडल ऑफ अ मॉलिक्यूल एज ए कलेक्शन ऑफ बॉल्स यानी एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय स्प्रिंग्स यानी बॉन्ड्स. इफ़ वी नो द स्प्रिंग लेंथ्स एंड एंगल्स बिटवीन देम. ठीक है, अब हमें अगर ये पता है कि स्प्रिंग लेंथ्स यानी बॉन्ड लेंथ्स क्या हैं
एंड बॉन्ड एंगल्स क्या हैं बिटवीन एटम्स, तो हम ये भी जान सकते हैं कि हाउ मच एनर्जी इट टेक्स टू स्ट्रेच, कि वो बॉन्ड स्ट्रेच होने में कितनी एनर्जी लेंगे। एंड बेंड द स्प्रिंग्स, और वो बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो बेंड होने में कितनी एनर्जी लेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक मॉलिक्यूल को सपोज़ करते हैं कि वो एटम जो हैं वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, लाइक balls connected with a spring, तो फिर हम उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूल की हम जो है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ज्योमेट्री को हम क्या करते हैं कि हम तमाम के तमाम, क्योंकि हमें पता है कि अब उसकी बॉन्ड लेंथ्स क्या हैं और बॉन्ड एंगल्स क्या हैं, तो हम ये भी जान सकते हैं कि अब ये तमाम बॉन्ड एंगल्स स्ट्रेच होने में एंड बॉन्ड लेंथ स्ट्रेच होने में और बॉन्ड एंगल्स बेंड होने में कितनी एनर्जी लेंगे। तो इस तरीके से हम तमाम अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस को काउंट कर सकते हैं और टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मूव फॉरवर्ड। ओके, तो जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है, अब उसकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन वन बाय वन आप पिक्टोरियल फॉर्म में भी देख सकेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये अगर दो एटम्स हैं तो उनके दरमियान ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड स्ट्रेच हो सकता है। और अगर हम इन तीन एटम्स को देखते हैं तो ये भी बॉन्ड है और ये भी स्ट्रेच हो सकता है क्योंकि ये इन दो एटम्स के दरमियान है। लेकिन एंगल जो होता है वो हमेशा तीन एटम्स के दरमियान होता है और एंगल में जो है हमेशा उसकी बेंडिंग देखी जा सकती है कि किस हद तक एंगल बेंड हो सकता है। ठीक है, और अगर हम इन चार एटम्स को देखते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में जो है वो बॉन्ड स्ट्रेच जो होता है वो दो एटम्स के दरमियान होता है, एंगल बेंडिंग तीन एटम्स के दरमियान होता है और टॉर्शन एंगल जो होता है वो चार एटम्स के दरमियान होता है। जबकि जो नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन होते हैं वो ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं जो एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू अटैच नहीं होते। जैसे आप देख सकते हैं ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ये दोनों आपस में बॉन्ड के थ्रू जो है वो अटैच नहीं है, लेकिन फिर भी इनके दरमियान नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो सकता है। तो दिस इज़ द होल सिनेरियो इन मॉलिकुलर मैकेनिक्स कि वो मॉलिक्यूल को कैसे ट्रीट करेगा। और जो है ये भी इस फर्दर एक्सप्लेनेशन है इस स्ट्रक्चर की। इसको मज़ीद क्लियर पिक्चर आपको यहाँ नज़र आएगी। अब आप इसको अगर गौर से देखें तो दिस इज़ बॉन्ड स्ट्रेचिंग। ठीक है, ये बॉन्ड है दो एटम्स के दरमियान, यानी दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, और ये स्ट्रेच हो रहा है। तो इस तरीके से इस मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रेच हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब ये जो है दूसरी चीज़ जो आप देख सकते हैं वो ये है एंगल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये तीन एटम यानी दिस कार्बन, दिस ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन। ठीक है, और इन तीनों के दरमियान ये आपको एंगल बेंडिंग नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये एंगल जो है ये मुख्तलिफ़ जगहों पर पाए जा सकते हैं तीन एटम के दरमियान विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, वो ये एंगल भी हो सकता है, वो ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एंगल हैं वो बेंड हो सकते हैं, जितने भी बॉन्ड हैं वो स्ट्रेच हो सकते हैं, like this stretching, like this bending. And the third thing is torsion. ठीक है, टॉर्शन एंगल ये आप देख सकते हैं फोर एटम्स के दरमियान होता है। ठीक है, ये दिस कार्बन, ठीक है, एंड ऑल दीज हाइड्रोजन्स। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं जो मिथाइल ग्रुप है ये किस तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो इसके जो हाइड्रोजन्स हैं वो किस तरीके से अपनी पोजीशन को मुस्तकिल चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ़ किस्म की जो फोर्सेस हो सकती हैं
वो बॉन्ड स्ट्रेचिंग हो सकती है, एंगल बेंडिंग हो सकती है, टॉर्शन एंगल हो सकता है, एंड देन नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शंस हो सकते हैं। और जो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शंस में सिंपल वंडर वॉल इंटरेक्शन हो सकते हैं, यानी कि दोनों सेम चार्जेस के दरमियान, और अपोजिट चार्जेस के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन हो सकता है, दैट इज़ जिसको हम मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम अगर इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं तो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स अगर किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी को, टोटल पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह कैलकुलेट करती है, तो कैलकुलेट करने के लिए अब वो किन चीज़ों को के अजम्पशंस के साथ चलेगी। तो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स यूजेस न्यूटोनियन मोशन टू मॉडल मॉलिक्यूलर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूटोनियन मोशन, ठीक है। न्यूटोनियन मोशन मतलब कि जो लॉ ऑफ मोशंस ऑफ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ हैं तो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड द बॉर्न-ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन इज़ एज्यूम्ड वैलिड, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये बॉर्न-ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन क्या है, ठीक है। Then the potential energy of all system या complete system, the potential energy of all systems is calculated as a function of the nuclear coordinates using force fields, ठीक है। न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं किया जाता। जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, उससे मोशन को काउंट किया जाता है। एंड दिस इज़ द बेसिकली बॉर्न-ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन, जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स कैन बी यूज्ड टू स्टडी मॉलिक्यूल सिस्टम्स रेंजिंग इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज बायोलॉजिकल सिस्टम्स और मटेरियल assemblies with many thousands to millions of atoms। अब आप सपोज कर सकते हैं कि जब आप इतनी अप्रॉक्सीमेशंस के साथ चल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं कर रहे, तो आप सिस्टम को बेसिकली फ़ास्ट कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन को फ़ास्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से जो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को, बायोलॉजिकल सिस्टम्स को, मटेरियल असेंबलीज को, जिसमें कि थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, उनकी ज्योमेट्री को ऑप्टिमाइज़ कर सकती है और उनकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकती है। तो दिस इज़ बेसिकली द एडवांटेज ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स। अब हम पढ़ते हैं कि बॉर्न-ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन क्या है और इसका जो है वो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स से क्या रिलेशन है। सो ये आप देख सकते हैं, कैलकुलेट द स्ट्रक्चर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन न्यूक्लियर मोशंस, ठीक है। ये बात हमने अभी पिछली स्लाइड में भी की है कि बॉर्न-ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन को फॉलो करती है मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स। तो अब इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन स्टेशनरी फील्ड ऑफ द न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर मोशंस आर सेपरेबल, ठीक है। अब इस तरह से हम क्या मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोशंस को, न्यूक्लियर मोशंस को सेपरेट कर देती है, जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक मोशंस को नेग्लिजिबल कर देती है, यानी उसको वो टेकन इनटू अकाउंट नहीं करती और सिर्फ न्यूक्लियर मोशंस को देखती है। Calculating position of nuclei only through set of simple equations called force field, ठीक है। और अब जब ये position of nuclei को या motion of nuclei को कैलकुलेट करेगी मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स, तो अब ये जो है वो इक्वेशंस को, जो हमारी स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है, उसको बहुत ही सिंपल कर देती है और इसीलिए हम इसको जो है वो फोर्स फील्ड का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि फोर्स फील्ड क्या होती है। सो uses the notion that molecules have natural bond lengths and bond angles, and molecules will adjust their nuclear positions to take up these natural values। बहुत important point है ये। In a strained system, the molecule will deform in predictable ways to minimize the strain।
and allow for the strain energy of the molecule to be calculated. ठीक है, तो जब हम ऊपर जो हमने देखा बॉर्न ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में मज़ीद इसको क्लियर करते हैं। जब बॉर्न ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन को टेकन इनटू अकाउंट लिया जाता है तो उसमें फिर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि न्यूक्लियर मोशंस को सिर्फ और सिर्फ काउंट किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मोशंस को काउंट नहीं किया जाता। और इस तरह से जब न्यूक्लियर मोशंस को सिर्फ काउंट किया जाएगा और न्यूक्लियाई की पोजीशंस को सिर्फ और सिर्फ टेकन इनटू अकाउंट किया जाएगा, तो जो हमारी इक्वेशंस होती हैं जिनके थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो बहुत सिंपल हो जाती है और वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स फील्ड की फॉर्म में बन जाती है। व्हाट इज़ फोर्स फील्ड? इट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एनर्जीज़, जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इस तरह से होता क्या है कि जो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स है वो मॉलिक्यूल की नेचुरल बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स पर को बेसिकली देख रही होती है और उसको मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स ये अज्यूम करती है कि ये जो नेचुरल बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स हैं जो होने चाहिए, ठीक है, मॉलिक्यूल इन ही पोजीशंस को, इन ही बॉन्ड लेंथ और इन ही बॉन्ड एंगल्स को जो है वो रिटेन करेगा, ठीक है, नेचुरल वैल्यूज़ पर ही रहने की कोशिश करेगा। एंड इन अ स्ट्रेन सिस्टम, अब अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें थोड़ी सी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया है ड्यू टू सम एटम्स, तो अब क्या होगा कि वो जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप को डिफॉर्म करेगा इन अ प्रिडिक्टेबल वे, कि जाहिर सी बात है कि कुछ ही जो है बॉन्ड्स हैं जो कि डिफॉर्म हो सकते होंगे, सारे बॉन्ड डिफॉर्म तो नहीं होंगे, और वो सिर्फ वही बॉन्ड डिफॉर्म्स होंगे कि जहाँ पर स्ट्रेन मौजूद है, क्योंकि स्ट्रेन को मिनिमाइज़ करना है। और इस तरीके से स्ट्रेन एनर्जी भी कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। तो एज अ होल अब अगर हम बॉर्न ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन को देखें तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे द बॉर्न ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन इज़ द assumption that the electronic motion and the nuclear motion in molecules can be separated. It leads to a molecular wave function in terms of electron positions and nuclear positions. Nuclei are heavier and move slower than electrons. Nuclear motions like vibrations and rotations can be studied separately. Electrons move fast enough to adjust to any nuclei movement. So this is all about बॉर्न ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन, जिसको मैं लास्ट स्लाइड्स में भी बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ। नाउ अब हम देखते हैं कि अब मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स जो है वो हम उसको किस हद तक जान पाते हैं, एंड देन फिर हम फोर्स फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। Molecular mechanics used when systems are very large and approaches that are more accurate become too costly. ठीक है, तो जब हम देख रहे होते हैं कि हम क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई नहीं कर सकते, हमारे पास जो सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, ठीक है, तो फिर हम जो है वो अपनी इस हिसाब से भी कि हमारे पास क्या सिस्टम मौजूद है, उसमें क्या मेमोरी है, हम कितना टाइम लगा सकते हैं, तो उस हिसाब से हम जो बेस्ट होता है वो ये होता है कि फिर मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स को यूज़ किया जाए, क्वांटम मैकेनिक्स को ना यूज़ किया जाए। डज नॉट यूज़ एनी क्वांटम मैकेनिक्स, इंस्टेड यूजेस पैरामीटर्स ड्राइव फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स है वो पैरामीटर्स यूज़ करती है जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटा से ड्राइव्ड हो चुके हैं। It uses information like bond stretching, bond bending, torsions, electrostatic interactions, van der Waals forces and hydrogen bonding to predict the energetics of a system. ठीक है, यही बात मैं आपको शुरू से बताती हुई आई हूँ कि हम जो है वो डिफरेंट बॉन्ड्स डिफरेंट जो एग्जिस्ट करती हैं इंटरेक्शंस विद इन अ मॉलिक्यूल, उसको अलग अलग काउंट करते हैं और फिर सम कर लेते हैं। द एनर्जी एसोसिएटेड विद अ सर्टेन टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ अप्लाइड थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। दिस लीड्स टू अ ग्रेट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ important thing, it should be clarified that the energies obtained from molecular mechanics do not have any physical meaning, but instead describe the difference between varying conformations.
ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब जो एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स कैलकुलेट करेगी उसका मतलब कुछ नहीं है। उसका मतलब सिर्फ ये है कि डिफरेंट कन्फर्मेशंस ड्यूरिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी, और उनमें से जो उसको लीस्ट एनर्जी की कन्फर्मेशन मिली, उसने मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स ने उसको कह दिया कि जी दिस इज़ द बेस्ट कन्फर्मेशन और दिस इज़ द लीस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन। सो उसकी मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है। ओके, तो अब हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स को तकरीबन वाइंड अप करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। Hence, molecular mechanics treats a molecule as a collection of weights connected with springs, where the weights represent the nuclei and the springs represent the bonds. ये आप देख सकते हैं, बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल आपके सामने है, जिसमें बॉल्स एटम्स हैं एंड स्प्रिंग्स बेसिकली बॉन्ड्स हैं, and develops a set of potential functions called the force field, which contains adjustable parameters that are optimized to obtain the best match to the experimental properties. Mathematical approach in an attempt to reproduce molecular structures, potential energies and other features. So this is all about what is molecular mechanics, and now we will move forward towards the force field. कि ये फोर्स फील्ड क्या है, जिसकी बात अभी हमने पिछली स्लाइड्स में की है और जिसके ऊपर मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स जो है वो कैलकुलेशन करती है। सो फोर्स फील्ड इज़ यूज टू कैलकुलेट द एनर्जी एंड ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, हमको पता है कि फोर्स फील्ड जो है वो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स में यूज़ की जाती है एनर्जी एंड ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए। नाउ अब ये है क्या? It is a collection of atom types. To define the atoms in a molecule, parameters for bond lengths, bond angles, etc., and equations to calculate the energy of a molecule. सो फोर्स फील्ड हम किसे कहते हैं? फोर्स फील्ड के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो फोर्स फील्ड के अंदर आती है वो है कलेक्शन ऑफ एटम टाइप्स। कलेक्शन ऑफ एटम टाइप्स यानी आपको पता है जैसे कि एक कार्बन है तो कार्बन sp3 कार्बन भी होता है, sp2 कार्बन भी होता है और sp कार्बन भी होता है। ठीक है, तो जो करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन टाइप जिसको हम करेक्ट एटम टाइप कहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एटम टाइप्स। ठीक है, टू डिफाइन द एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जाहिर सी बात है एक मॉलिक्यूल में sp3 कार्बन कितने हैं, sp2 कार्बन कितने हैं। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल को डिफ़ाइन करने के लिए हर एटम को उस नंबर दिया जाएगा और उस नंबर को डिफ़ाइन किया जाएगा कि ये जो एटम है ये कौन सा एटम है, कौन सा एलिमेंट है और उसकी कौन सी टाइप है। पैरामीटर से क्या मुराद है? पैरामीटर मींस बॉन्ड लेंथ्स एंड बॉन्ड एंगल्स। इसको बहुत अच्छे से ये समझ सकते हैं जो हमारा मीथेन होता है और ईथेन होता है, उसमें sp3 और sp2 कार्बन का फ़र्क होता है। तो जो मीथेन है उसकी बॉन्ड लेंथ्स एंड बॉन्ड एंगल्स आपको पता है कि 109 जो है इसका बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, और एंड ऑफ कोर्स बॉन्ड लेंथ भी फिक्स होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की अलग होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अलग होती है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की अलग होती है, कार्बन हाइड्रोजन की अलग होती है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो हर बॉन्ड लेंथ डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान, डिफरेंट एलिमेंट टाइप्स के दरमियान, एंड देन देयर बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, तो इन सब को जब कलेक्ट करके किसी एक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, किसी एक डेटाबेस में डाल दिया जाएगा, तो वो पैरामीटर्स कहलाएंगे और इन पैरामीटर्स का कलेक्शन ये भी फोर्स फील्ड के अंदर ही आती है। एंड फाइनली इक्वेशंस टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है,
तो यानी कि जो फोर्स फील्ड है वो बेसिकली होल सोल जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब कर सकती है इन टर्म ऑफ इट्स एटम, इन टाइप ऑफ एटम्स, इन टर्म ऑफ इट्स बॉन्ड लेंथ्स एंड बॉन्ड एंगल्स, एंड देन द इक्वेशन टू सॉल्व द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल. In a force field, a given element may have several atom types. जाहिर सी बात है कि हम सब जानते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि फ़िनाइल एलेनिन जो कि एक अमाइनो एसिड होता है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन भी होते हैं और एरोमेटिक कार्बन भी होते हैं. तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन्स हैव अ टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग ज्योमेट्री, ठीक है, जैसे मैं आपको इथेन और मीथेन में समझाने लगी थी. एरोमेटिक कार्बन्स हैव डेफिनेटली ट्राइगोनल बॉन्डिंग ज्योमेट्री. कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द इथाइल ग्रुप डिफर्स फ्रॉम अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है. दोनों सिंगल हैं, ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो इथाइल ग्रुप का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा वो फिनाइल रिंग के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से डिफरेंस होगा, दोनों में डिफरेंस होगा. और उसकी वजह ये है कि जो फिनाइल रिंग का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो इन प्रिंसिपल एरोमेटिक कार्बन जो है उसकी डेफिनेशन में आता है. और आपको पता है कि क्योंकि फ़िनाइल रिंग यानी कि जैसे कि बेंजीन रिंग की तरह, मतलब फ़िनाइल रिंग जो है उसके अंदर जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल एंड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट्स होते हैं जो कि कॉन्जुगेशन में आकर जो है वो पूरी की पूरी रिंग को एरोमेटिक बना देते हैं. तो अब अगर वो जो वो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे फिनाइल रिंग के अंदर जो कॉन्जुगेशन में है, डेफिनेटली उनकी बॉन्ड लेंथ अगर अलग होगी उस बॉन्ड लेंथ से जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इथाइल ग्रुप में. Carbon-carbon bond between the phenyl ring and the ethyl group differs from all other carbon-carbon bonds in ethyl benzene. And definitely ये दोनों आपस में जो है ये डिफरेंस रखते हैं उन तमाम कार्बन-कार्बन बॉन्ड से जो पूरे इथाइल बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर शामिल है. तो ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल को लेके समझाया गया है. लेकिन अगर आप देखें तो आप जो भी मॉलिक्यूल उठाएंगे उसमें अगर आप उसके एटम्स को देखना शुरू करेंगे तो आप ये बात अच्छे से समझ सकेंगे कि इसमें डिफरेंट एटम्स हैं और एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम टाइप्स भी मौजूद हो सकती हैं. सो द फोर्स फील्ड कंटेन्स पैरामीटर्स फॉर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड. तो जो फोर्स फील्ड है उसके अंदर सारी एटम टाइपिंग्स भी मौजूद है और सारे पैरामीटर्स भी मौजूद हैं जो इन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स को एंड देन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं. और अगर आप के फोर्स फील्ड में वो तमाम पैरामीटर्स मौजूद हैं जो किसी एक एटम को या एक मॉलिक्यूल को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, देन डेफिनेटली वो उसकी एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब जबकि हम ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ हो सकती हैं, बॉन्ड स्ट्रेचिंग एनर्जी हो सकती है, बॉन्ड एंगल एनर्जी हो सकती है, टॉर्शन एंगल एनर्जी हो सकती है, अट्रैक्शन फोर्सेस हो सकती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस हो सकती हैं, एंड उनका जो कलेक्शन है डेफिनेटली जो कि फोर्स फील्ड से हम पहले पैरामीटराइजेशन के थ्रू उसको पैरामीटराइज करते हैं एंड देन फिर उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. वो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स फील्ड्स या पोटेंशियल फोर्स में की कलेक्शन का नतीजा होती है. जैसे कि total energy of a molecule is divided into several parts called force potentials or potential energy equations. Force potentials are calculated independently and summed to give the total energy of the molecule. Definitely हम बॉन्ड स्ट्रेचिंग को अलग कैलकुलेट करेंगे, बॉन्ड एंगल को अलग कैलकुलेट करेंगे, सारा सम अप करके फिर हम टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल निकालेंगे. फोर्स पोटेंशियल्स आर द इक्वेशंस फॉर द एनर्जीज एसोसिएटेड विद बॉन्ड स्ट्रेचिंग, बॉन्ड बेंडिंग, टॉर्शन, स्ट्रेन एंड वैन डर वाल्स इंटरैक्शंस. ठीक है, ये तो डेफिनेटली हम पहले भी बता चुके हैं कि जो डिफरेंट पोटेंशियल्स हैं वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं विद इन अ मॉलिक्यूल.
ये अब आपके सामने जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। टोटल एनर्जी इज़ इक्वल्स टू स्ट्रेचिंग एनर्जी प्लस बेंडिंग एनर्जी प्लस टॉर्शन एनर्जी प्लस वंडर वॉल्स इंटरेक्शन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन प्लस, और ये कुछ क्रॉस टर्म्स हैं जैसे कि स्ट्रेचिंग और बेंडिंग एक साथ है, उसकी भी कुछ एनर्जी हो सकती है, और टॉर्शन और स्ट्रेचिंग एक साथ है, उसकी भी कुछ एनर्जी हो सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड डेफिनेटली फिर इन टर्म्स की जो है वो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है कि ई स्ट्रेच का मतलब स्ट्रेचिंग एनर्जी है, बेंडिंग का मतलब बेंडिंग एनर्जी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इधर देख भी सकते हैं, और जो है वो इधर हम इसको इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी देख सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियल इसको डेफिनेटली हम इसको पोटेंशियल फंक्शन कहेंगे, जो कि ई टोटल यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू ई एनर्जी ऑफ स्ट्रेचिंग प्लस बेंडिंग प्लस टॉर्जन प्लस वंडरवॉल प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। एंड इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि फोर्सेस एक्ट बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, एंड फोर्सेस एक्ट टू रिटर्न स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स टू देयर इक्विलिब्रियम वैल्यूज़, वो कौन कौन सी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें शामिल होती हैं विद इन अ पोटेंशियल फंक्शन। तो जैसे कि बॉन्डेड एटम्स के दरमियान एनर्जी जो हो सकती है वो बॉन्ड स्ट्रेचिंग की हो सकती है, एंगल बेंडिंग की हो सकती है, और टॉर्शन एनर्जी हो सकती है विद इन टू ग्रुप ऑफ क्या कहना चाहिए, एटम ग्रुप्स के दरमियान कह सकते हैं हम, कि जैसे ये CH2 ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप है, लेट सपोज़, तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है उसको हम टॉर्शन एंगल उसको टॉर्शन एंगल वहाँ पर हो सकता है, यानी कि वहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है वो इथाइल ग्रुप के हिसाब से जो है CH2 के हिसाब से जो है वो टॉर्शन ले सकता है, डिफरेंट एंगल टॉर्शन एंगल्स ले सकता है। तो ये तो वो फोर्सेस हो गई जो कि बॉन्डेड एटम्स के दरमियान है। नाउ व्हाट आर द फोर्सेस विच आर बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम्स। तो ये आप देख सकते हैं वंडर वॉल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वंडर वॉल फोर्सेस क्या है, जैसे कि दी फोर्सेस बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम्स दैट इज़ दिस इज़ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान, ठीक है, या इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान, या फिर इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान, ठीक है। तो दैट इज़ वंडर वॉल फोर्सेस। एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इस पॉजिटिवली चार्ज अमोनिया का जो है वो इस कार्बोनाइल से हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट इंटरेक्शंस हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस आएंगे जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स के बीच में होंगे, जबकि वंडरवॉल्स इंटरेक्शन जो हैं वो सिमिलर पोल्स के बीच में होंगे या जस्ट हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स के बीच में होंगे। Forces act to return structural parameters to their equilibrium values। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्सेस हैं जो हमने रिप्रेजेंट की हैं बिटवीन बॉन्डेड एटम्स एंड नॉन बॉन्डेड एटम्स, ये वो फोर्सेस हैं जो कि एक तरीके से मॉलिक्यूल को फोर्स भी करती हैं कि वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही मौजूद रहे, और इन तमाम फोर्सेस को सम अप करके हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इन तमाम फोर्सेस का समीशन को इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। नंबर 1 द समीशन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेचिंग एनर्जी, एंड बी में समीशन ऑफ बॉन्ड एंगल बेंडिंग एनर्जी, प्लस C is the dihedral angles and torsion angles energy, प्लस ये तीनों हो गई बॉन्डेड एनर्जी,
एंड नाउ व्हाट इज़ नॉन बॉन्डेड एनर्जी? नॉन बॉन्डेड एनर्जी में नंबर 1 जी वंडर वॉल्स इंटरेक्शन, जो कि ये दो जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं, एंड देन द लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। सो इधर ये देखें, आप इजीली समझ सकते हैं, डी विच इज़ प्रेजेंट बाय द रेडियस, ठीक है, एंड ए एंड बी डेफिनेटली आर द एटम्स, and E is the energy or the attraction between positive and negative charges. So basically bonded energies, again and again मैं बता रही हूँ, bond stretching, angle bending and torsion angle energy, and non-bonded energy which is van der Waals interaction and electrostatic interaction between non-bonded atoms within a molecule. तो इन सब को सम कर कर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कैलकुलेट की जाती है। फिर जो है वो हर एक टर्म की जो है वो मीनिंग्स यहाँ पर बताई गई है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहूँगी जिसकी, बिकॉज़ अभी तक जो मैंने बताई है तो वो तमाम चीज़ें वो इसमें तकरीबन सब कुछ शामिल हो चुका है। बॉन्ड लेंथ जैसे कि मैंने बताई, तो फर्स्ट जो टर्म है वो बॉन्ड लेंथ को प्रेजेंट करती है, सेकंड टर्म जो है वो बॉन्ड एंगल को प्रेजेंट करती है, थर्ड टर्म जो है वो डायहेड्रल एंगल या टॉर्शन एंगल को प्रेजेंट करती है। और आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट डायहेड्रल एंगल्स जो है वो 4 एटम्स के दरमियान मौजूद हो सकते हैं। ये आप बहुत अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। ये आप देखें ये किस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ़ टॉर्शन एंगल्स हो सकते हैं और एक मॉलिक्यूल 4 एटम्स के दरमियान, ठीक है। तो डायहेड्रल एंगल्स, नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शंस, ठीक है, एंड देन नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। सो molecular mechanics energy is calculated from the force field. Molecular mechanics program will return an energy value for every conformation of the system, ठीक है। एक मॉलिक्यूल की जितनी कन्फर्मेशन पॉसिबल होंगी उनकी एनर्जी बताएगा molecular mechanics. Static energy is the energy of the system relative to a reference point, ठीक है। This reference point depends on the bonded interaction and is both force field dependent and molecule dependent. Thus, static energy can only be used to compare the relative stabilities of different conformations of the same molecule and cannot be used to compare the relative stabilities of different molecules, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स से जो एनर्जी कैलकुलेट होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट कन्फर्मेशंस को कंपेयर करने के लिए यूज़ हो सकती है। Further, all conformational energies must be calculated within the same force field, and definitely different force fields होती हैं, different जो हैं वो force fields अब तक मौजूद हैं। तो इस वजह से हम एक ही फोर्स फील्ड को यूज़ करते हुए अगर एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट कन्फर्मेशन एनर्जीज कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम उसी को कंपेयर कर सकते हैं आपस में। Now, what are the limitations of molecular mechanics? Parameters for a particular class of compounds must be in the program. प्रोग्राम का मतलब ये है कि फोर्स फील्ड के अंदर फोर्स फील्ड की उस प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए, यानी उस सॉफ्टवेयर का हिस्सा होना चाहिए जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर आपका जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपाउंड है उसके पैरामीटर्स शामिल होने चाहिए फोर्स फील्ड के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। Does not deal with electrons. Over interpreting results looking at individual components. ओवर इंटरप्रिटेशन हो सकती है रिज़ल्ट्स की क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स से डीलिंग नहीं होती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स की कुछ लिमिटेशंस डेफिनेटली हैं, लेकिन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या सबसे बड़ा एडवांटेज जो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स का है या जिस वजह से मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स यूज़ की जाती है वो जो है इसकी फास्टनेस है और इसकी लेस एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है,
जिस वजह से जो है मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स जो है वो यूज़ की जाती है। And this is almost all details about molecular mechanics theoretical explanation, and then we will also discuss some force fields which are basically come under the umbrella of molecular mechanics very shortly, and then we will also see some softwares, different softwares which contain different molecular mechanics